नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं? चलिए, अच्छी बात है और बढ़िया भी रहना चाहिए क्योंकि ये कोरोना काल है, इसका संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे जितने विद्यार्थी हैं और जो हमें सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो भी स्वस्थ रहे, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं और वो टॉपिक है महासागरीय धाराएं। और महासागरीय धारा की अटलांटिक महासागरीय धारा, यानी हमने महासागरों की उत्पत्ति संबंधित कारक पढ़े और महासागरीय धारा की दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया था। तो हम देखिए वापस रिपीट कर लेते हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए निम्न कारण उत्तरदायी हैं। पहला, पृथ्वी से संबंधित। तो पृथ्वी से संबंधित है तो पृथ्वी की रोटेशन, और रोटेशन से दो प्रकार के फोर्स लगते हैं। एक फोर्स लगता है कॉरेलियस बल और दूसरा फोर्स होता है एकमैन का स्पाइरल नियम। तो एकमैन स्पाइरल का नियम और कॉरेलियस बल, इनके द्वारा दिशा प्रभावित हो जाती है, जबकि घूर्णन गति के द्वारा जो जल है, जो जल राशि है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर संचरण करती है, जिससे महासागरीय धाराएं विषुवत रेखा पर पूर्व से पश्चिम की ओर गतिमान हो जाती हैं। इसी प्रकार फिर हमने पढ़ा वायुमंडल। वायुमंडल से जुड़े हुए कारक वायुदाब। जब वायुदाब ज़्यादा होगा वहाँ का जल स्तर नीचा होगा, और जब वहाँ का जो लेवल नीचा होगा तो ढाल प्रवणता उस ओर हो जाएगी। तो विषुवत रेखा से तथा ध्रुवों से जल राशि अयनवृत्तीय क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर आ जाती है। अयनवृत्ति भी इसलिए आती है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, मौसम साफ होता है और वहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाता है, और जब वाष्पीकरण होगा तो जल तल वैसे भी नीचा हो जाएगा। जिन स्थानों पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ का जल तल ऊँचा हो जाता है, तो ढाल प्रवणता ऊँची हो जाती है और वहाँ से फिर नीचे की ओर पानी बहना प्रारंभ, यानी जल महासागरीय धाराएं चलना प्रारंभ करती हैं। वायुदाब परिसंचरण का भी महासागरीय धाराएं अनुसरण करती हैं। निम्न अक्षांशों में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के और विषुवत रेखा के बीच में एक सर्कुलेशन बनता है एटमॉस्फेयर में। हवाओं का वह सर्कुलेशन क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है प्रतिचक्रवात। उसी प्रकार महासागर पर भी इन अक्षांशों पर क्लॉकवाइज सर्कुलेशंस होता है, जिसे गायर कहा जाता है। गायर के पूर्व में ठंडी धारा और पश्चिम में गर्म धारा होती है। और ध्रुवों की ओर, स्पेशली नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, वहाँ साइक्लोनिक कंडीशंस होते हैं। वहाँ पर महासागरीय धाराएं क्या करती हैं कि एंटी क्लॉकवाइज हो जाती हैं और वायुमंडलीय दशा चक्रवात दशाएं होती है। तो यानी वायुमंडलीय परिसंचरण और महासागर के बीच, महासागर धाराओं के बीच एक संबंध पाया जाता है। इससे पहले हमने ये भी ज्ञात किया था कि पवन महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो ये आपने यहाँ पर सिद्ध भी कर दिया। एकरमैन का ट्रांसपोर्ट थ्योरी पढ़ी थी हमने, कॉर्लियस बल भी पढ़ा था। अब महासागर की बात कर लें अपन, तो महासागर की जो विशेषताएं हैं, तापमान है, घनत्व है, लवणता, इनकी विभिन्नताओं के कारण जल एक दूसरे की ओर गति करता है, जिसके परिणाम स्वरूप महासागरीय धाराएं चलना प्रारंभ कर देती हैं। उसी संदर्भ में हमने अपवेलिंग और डाउनवेलिंग पढ़ी थी। अपवेलिंग क्षेत्र में हाई प्रोडक्टिविटी होती है समुद्रों में, जबकि डाउनवेलिंग एरियाज में हाई प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, यानी बहुत न्यून प्रोडक्टिविटी हो जाती है वहाँ पर। तो इसका संपूर्ण हमने अध्ययन किया था। फिर दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों में तट का प्रकार, तट की स्थिति, यानी तट कैसा है उसके आधार पर बात किया। जैसा तट है उस तट के सारे टकरा कर क्या करेगी, महासागरीय धारा चली जाएगी, और महासागरीय धारा चली जाएगी तो तट के सहारे जाएगी तो उसे वेलांचली धारा कहते हैं, और उस तट के आधार पर उसका नामकरण कर देते हैं। इसी प्रकार फिर हमने पढ़ा मौसमी परिवर्तन। मौसमी परिवर्तनों के कारण भी महासागरीय धाराएं अपनी दिशा बदल लेती है। तो मानसून के दौरान, जब मानसून होगा तो मानसून के दौरान फिर दिशा बदल लेती हैं, यानी हिंद महासागर के उत्तरी पार्ट में
उत्तरी पार्ट में दक्षिणी पूर्वी मानसूनों के द्वारा पवन महासागर धारा परिवर्तित हो जाएगी और शीतकाल में उत्तरी पूर्वी मानसूनों के द्वारा महासागर धारा परिवर्तित हो जाएगी। यानी कह सकते हैं सोमालिया की धारा प्रत्येक 6 महीने में अपनी दिशा बदल जाती है। यानी ग्रीष्म काल में उसका मुख उत्तर की ओर होता है, जबकि शीतकाल में उसका मुख दक्षिण की ओर होता है। इस प्रकार हमने वो भी देखा था। और अब हम एक महासागरीय धारा की बात करेंगे, वो है अटलांटिक महासागरीय धारा। अटलांटिक महासागर के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया है। इसकी लास्ट क्लास आप देखिए, पिछली क्लासों में इसको आप बड़े ढंग से देखिए, उसमें बहुत सूक्ष्म और व्यापक अध्ययन हमने किया है। तो अब होता है अटलांटिक ओशन करंट, अटलांटिक महासागरीय धाराएं। तो अटलांटिक महासागरीय धाराएं, और धाराएं वैसे 2 प्रकार की होती है, सामान्यतः ठंडी और गर्म जल धारा। दोनों का अध्ययन करेंगे, दोनों का स्थल भाग पर क्या प्रभाव है और सागर पर भी उसके क्या इफेक्ट देखे जाते हैं, सागरीय जनजीवन को भी, सागरीय जीव वनस्पति को भी प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं, वो सारे कारणों को हम लोग यहाँ पर विशद व्याख्या करेंगे। तो अब है अटलांटिक ओशन करंट। तो देखिए, सबसे पहले हम अटलांटिक ओशन करंट के हम 2 प्रकार की धारा होंगे, गर्म और ठंडी धारा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले पृथ्वी हमें बनाना पड़ेगा। यह अर्थ है पृथ्वी इस एक्सिस के सारे पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है और यहां पर पृथ्वी के ये इक्वेटर लाइन है, यहां पर पृथ्वी की रोटेशन स्पीड ज़्यादा होती है। तो यहां से उस नियम में हमने पढ़ा था, तो यहां से महासागरीय धाराएं ईस्ट टू वेस्ट दोनों गोलार्धों में चलना प्रारंभ करती है। तो इन धाराओं को क्या कहते हैं हम लोग? इक्वेटर करंट कहते हैं। ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ इक्वेटर करंट है, साउथ में है तो इक्वेटर करंट साउथ कह देंगे। अब ये विषुवत रेखा पर तापमान ज़्यादा है तो यहाँ का जो जल राशि का जो गुण है वो वाम है, ये भी कैसा है? वाम है, गर्म है। तो ये कैसी राशि है? गर्म जल राशि है, यानी गर्म धारा है। गर्म धारा है तो इसका घनत्व क्या होगा? कम होगा। टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन घनत्व कम है, तो डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है दोनों का। और दोनों अपनी पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी कक्षा में नियमित रूप से गति करते रहते हैं। दक्षिणी भाग में जल की अधिकता होती है, उत्तरी भाग में थल की अधिकता होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में, यानी दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी विषुवतीय धारा, चाहे कोई सी भी हो, दक्षिणी विषुवतीय धारा प्रबल होती है। तो नियमित तो चलेगी, दिशा भी निश्चित होती है इनकी, ठीक है, मार्ग भी निश्चित होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध की विषुवतीय पवन, दक्षिणी गोलार्ध की विषुवतीय पवन क्या होती है? प्रबल। तो इसको बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इन दोनों के बीच में जल की अधिकता हो जाती है, आयतन में वृद्धि हो जाती है। जब आयतन में इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा? यहां से इसका जो ढाल है वो ढाल ऊंचा हो जाता है, और ढाल ऊंचा हो जाता है और यहाँ ढाल नीचे, तो यहाँ से जल धारा चलना प्रारंभ करती है और इस धारा को प्रतिविश्वतीय धारा कहते हैं, या फिर इसको हम क्षतिपूर्ति धारा कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको? क्षतिपूर्ति धारा कहते हैं। तो इसको क्षतिपूर्ति धारा कहेंगे। ये धारा पश्चिम में ज़्यादा दिखाई नहीं देती है, पूर्वी भाग में यह ज़्यादा दिखाई देती है। चाहे आप अटलांटिक महासागर जाओगे, चाहे आप प्रशांत महासागर जाओगे, चाहे आप हिंद महासागर जाओगे, तो यानी ये पूर्वी भाग में, यानी सागर के पूर्वी भाग में दृष्टिगोचर अच्छी तरह से होती है, जबकि पश्चिम भाग में दृष्टिगोचर कम होती है। और इसके बाद अब देखें, एक्मैन के नियम के अनुसार हमने बात की थी, ये धारा ऐसे चल रही है दोनों, तो इनके नीचे ध्यान देना, इनके नीचे क्या होगा? एक ठंडी जल धारा भी चलेगी। तो यहाँ पर ठंडी जल धाराओं का, इनके नीचे ठंडी जल धाराओं का समावेश होता है इस स्थान पर। और जब ठंडी जल धारा इसके नीचे चलेगी यहाँ पर, इस स्थान पर, तो क्या होगा? ये गर्म और ये ठंडी दोनों मिलेंगी, ठीक है, दोनों मिलेंगी, तो वहाँ क्या हो जाएगा? कोहरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए विषुवतीय प्रदेश में जहाज़ों का संचालन बड़ा कठिन होता है। ओके, अब हम अटलांटिक महासागरीय ओशन की विषुवतीय धारा की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वो कैसी है? एस आकार की है। अब यहाँ पर गिनी की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी है, और इक्वेटर लाइन है यहाँ पर, ठीक है। मैं इक्वेटर लाइन खींच देता हूँ। ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर विषुवतरेखीय रेखा है। गिनी की खाड़ी है। इस स्थान पर रेनफॉल अधिक होती है, रेनफॉल अधिक होती है, और टेम्परेचर भी अधिक है। रेनफॉल भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो इसका जो जल स्तर है उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ओके, तो जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो जल उसको पकड़ने के लिए, उसमें सामंजस्य बिठाने के लिए जल क्या करेगा? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करेगा। अब ये जल क्या करेगा? यहां से इस धारा के रूप में चलना प्रारंभ करेगा, ठीक है, यहां से चलना प्रारंभ करेगा और दो भागों में बट जाएगा। एक उत्तर में चलेगा और एक दक्षिणी पथ के सहारे चलता जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो है ये लगभग 10 डिग्री, प्रारंभ में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये जल चलता है। अब लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति भी है, तो पृथ्वी घूर्णन गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब हम लोग बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे। ध्यान देना, हमने कहा पवनों की, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति पवनों का बड़ा योगदान है। तो पवन कहाँ चली अब देखिए पवन कैसे चलेगी। तो इन क्षेत्रों में, इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें चलती हैं, और व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो व्यापारिक पवनों के कारण कल हमने चर्चा की थी, यहाँ ठंडी जल धारा का जन्म होता है। ठंडी जल धारा इसको प्रेस करती है, धक्का देती है, प्रेस करती है, धक्का देती है। अर्थात ये ठंडी जलधारा, और ठंडी जलधारा का नाम है यहाँ कनारी। ये कनारी जलधारा उत्तरी विषुवतीय धारा को प्रेस करती है, और व्यापारिक हवाएं भी इसको धक्का देती है, इसको मूवमेंट प्रदान करती है। तो व्यापारिक पवनें, यहाँ पर भी व्यापारिक पवनों की हम चर्चा करेंगे, ध्यान देना। तो ये व्यापारिक पवनें आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ने के पश्चात
ये जो धारा है उत्तरी विश्वतीय धारा, वो क्या करेगी, ऐसे चलती जाएगी और यहाँ ब्राज़ील के तट से टकराएगी और ब्राज़ील के तट से टकराएगी और नियम है अपने पथ के दाईं ओर विचलित हो जाती है। मैं एकमैन का सिद्धांत ही प्रयोग करूँगा, मैं कॉर्लियस का प्रयोग नहीं करूँगा, क्योंकि हमने एकमैन पढ़ लिया है। ठीक है, तो कॉर्लियस नहीं कह सकते हैं, चलो एकमैन के सिद्धांत के अनुसार अपने पथ के दाईं ओर ये चलेगी और जैसे ही चलेगी तो ये कहाँ जाएगी, यहाँ ट्रिनिडाड है और ये इधर गति करना प्रारंभ कर देगी, या एंटलीज है तो एंटलीज से टकरा कर ये इस ओर चले जाएगी। आगे चर्चा करेंगे हम लोग, इस ओर ये चले जाएगी। तो ये होगी उत्तरी विश्वतीय धारा का स्थिति। अब करते हैं दक्षिणी विश्वतीय धारा। अब जैसे दक्षिणी विश्वतीय धारा चल रही है तो यहाँ पर देखें वापस, यहाँ बैगुला की ठंडी धाराएं होती हैं, तो बैगुला की ठंडी धारा आ रही है और व्यापारिक हवाओं का यहाँ पर आगमन होता है। ये कौन सी हवाएं, व्यापारिक हवाएं, दक्षिणी गोलार्ध की है। व्यापारिक हवा आती है और व्यापारिक हवा इसको क्या करेगी, धक्का देगी, प्रेस करेगी और प्रेस करेगी तो यहाँ इस प्रकार यहाँ दक्षिणी विश्वतीय अटलांटिक महासागरीय धारा चलना प्रारंभ करेगी। ये भी 10 डिग्री नॉर्थ है, ऊपर जरूर 15 हो जाता है, 20 तक ये चले जाती हैं, लेकिन ये 10 तक रहती हैं। तो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, तो यहाँ दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ से आती है, यहाँ टकराती हैं और यहाँ ब्राज़ील के साउ रॉक तट से टकराती हैं। तट से टकराती है, तट की प्रकृति के आधार पर एक शाखा उत्तर की ओर गतिशील हो जाती है। ट्रिनिडाड के पास, यहाँ ट्रिनिडाड है, वेनेजुला के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ट्रिनिडाड के पास उत्तरी विश्वत्व में ये शामिल हो जाती है और एक शाखा ब्राज़ील तट से टकराकर और एकमैन के नियम अनुसार अपने पथ के बाईं ओर विचलित हो जाती है 45 का एंगल बनाते हुए और फिर ये धारा ब्राज़ील के सहारे चलना प्रारंभ करती है। तब इसको हम कह देते हैं ब्राज़ील की धारा। क्या कह देते हैं हम इसको, ब्राज़ील की धारा कह देते हैं। अब क्या होता है, ध्यान देना, अब पानी यहाँ पर आयतन बढ़ जाता है और इस स्थान पर विषुवत रेखा पर यहाँ आयतन में वृद्धि हो जाती है और आयतन में वृद्धि होती है तो यहाँ का जो लेवल है ऊंचा हो जाता है और ढाल प्रवणता अब किधर हो जाती है, इस ओर हो जाती है। पहले ढाल प्रवणता किधर थी, पूर्व से पश्चिम की ओर थी, लेकिन विषुवत रेखा के निकट, प्रॉपर निकट हैं, वो पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल प्रवणता हो जाती है। ढाल प्रवणता के लिए हमारा जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शंस पढ़ना पड़ेगा और क्लाइमेटोलॉजी भी आपको देखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद यहाँ से ढाल प्रवणता के अनुसार अनुसरण करते हुए यहाँ से धारा गिनी की ओर चलना प्रारंभ करती है और गिनी की ओर चलेगी तो गिनी के तट चलेगी। तो इस धारा को क्या कहते हैं, प्रतिविश्वतीय धारा कहते हैं। प्रतिविश्वतीय धारा कौन सी है, ये अटलांटिक है, तो अटलांटिक जोड़ देंगे इसके साथ। रटना नहीं है हमें कि अटलांटिक पहले बोलो, नहीं भाई, समझना है, फिर लगाते रहना आगे पीछे, जहाँ आपकी इच्छा हो लगाते रहना। ठीक है, प्रतिविश्वतीय धारा अटलांटिक है। इस धारा को हम लोग दूसरी भाषा में क्षतिपूर्ति धारा कहते हैं। अब क्षतिपूर्ति धारा को किसकी है, वही अटलांटिक की है। ठीक है, और तीसरा जो नाम है इसका नाम है गिनी की धारा। अब इसकी ज़रूरत नहीं है अटलांटिक लगाने की, क्योंकि सबको पता है कि गिनी कहाँ है, अटलांटिक महासागर में। तो इसे गिनी की धारा कहते हैं, प्रतिविश्वतीय धारा कहते हैं, क्षतिपूर्ति धारा भी कहते हैं और ये गिनी के तट तक जाती है। इसका भी टेम्परेचर अधिक होता है। तो ये भी कौन सी धारा है, गर्म धारा है। तो आज के बाद हमें रखना है याद, विषुवत रेखीय धारा चाहे वो उत्तर की हो, चाहे दक्षिण की हो, चाहे वो प्रति हो,
तीनों धाराएं गर्म होगी। प्रति कहीं भी आ जाए, कंपनसेशन करंट या क्षतिपूर्ति धारा के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास विषुवत रेखा पर जो धाराओं का जन्म हुआ वो क्लियर। तो हमारे पास कौन सी पढ़ ली हमने अब, तो मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ। तो पहले हमने उत्तरी विषुवतीय अटलांटिक महासागरीय धारा, दूसरी दक्षिण विषुवतीय अटलांटिक धारा, और तीसरी प्रति विषुवतीय अटलांटिक महासागरीय धारा। तो ये दोनों धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा 0 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य अफ्रीका के पश्चिमी तट से भी अमेरिका के पूर्वी तट तक चलती हैं और वहां जाके टकराती हैं। उसी प्रकार दक्षिणी विषुवतीय धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट से चलकर और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट से टकराती है। कौन सी धारा? ये दोनों धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, अफ्रीका से और दक्षिणी अमेरिका की ओर चलती हैं। ये 10 से 15 चलती हैं, ये दक्षिण 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक चलती हैं, और जबकि ये वाली जो है इनका विस्तार 15 डिग्री नॉर्थ भी हो जाता है, कई बार 20 डिग्री भी देखने को मिलता है। ओके। और तीसरा हम देखें, तीसरी जो धारा प्रति यहाँ पर जल का आयतन बढ़ जाता है। और तीसरी रोचक विषय देखिए, यहाँ पर मैंने कहा धरातल के साथ भी सामंजस्य होता है। यहाँ पर अमेजन नदी है, ये अमेजन नदी का जल भी यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पर आयतन बढ़ जाता है। और फिर इसके बाद ये ढाल प्रवणता के अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में चलती है। ये धारा प्रबल है, दोनों ये दक्षिण धारा प्रबल है। अब हम यहाँ पर एक नया कंसेप्ट लेकर आते हैं, कई बार पढ़ा होता है, कई बार ये विषुवतीय धाराएं, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा कनारी का ही अगला रूप है या उसी का ही विस्तृत रूप है। हो सकता है आप लोग इससे असहमत हो, लेकिन ये वास्तविक है। उसी प्रकार दक्षिणी विषुवतीय धारा बैंगुला धारा का ही अगला रूप है या उसी का ही विस्तृत रूप है, क्योंकि व्यापारिक पवन, ध्यान देना कौन कौन से यहाँ पर रोल अदा कर रहे हैं इस स्थान पर इनके उत्पत्ति में। पहला क्या है? ट्रेड विंड। ट्रेड विंड। दूसरा क्या है? ट्रेड विंड का मतलब होता है व्यापारिक पवन। ट्रेंड मत कर देना, ठीक है। व्यापारिक ट्रेंड तो होता प्रचलन, पूरी ट्रेंड है ये तो, लेकिन ट्रेंड का छोटा भाई, छोटा बेटा ट्रेंड का, वो कौन है? ट्रेड है। दूसरा व्यापारिक पवनों के बाद कॉल्ड करंट। कॉल्ड करंट कौन सा है? यहां बैंगुला की धारा और यहां कौन सी धारा? कनारी की धारा। इसके बाद पृथ्वी की रोटेशन गति। ये तीन इंपॉर्टेंट है, रोटेशन मोशन। इनके कारण विषुवत रेखीय धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती हैं। इसके साथ आप और जोड़ सकते हैं टेम्परेचर में वृद्धि, रेनफॉल अधिक, यानी वर्षा भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ का ढाल प्रवणता ऊपर और यहाँ का ढाल प्रवणता नीचे होता है, तो इससे इस और धाराएं चलना प्रारंभ होती है। तो क्लियर हो गए हमारे पास उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा कंप्लीट, दक्षिणी विषुवतीय धारा कंप्लीट और प्रति विषुवतीय धारा कंप्लीट। अब देखिए ये प्रति विषुवतीय धारा को थोड़ा सा और आगे देख चलते हैं। यदि हम इसी संदर्भ में आगे चलें प्रशांत महासागर में, तो इसी को हम क्या कह देंगे, वहाँ जाके प्रशांत महासागर में इसको अलग नाम से जाना जाएगा। जैसे कह देंगे प्रति विषुवतीय प्रशांत महासागरीय धारा, लेकिन इसे अल नीनो के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान देना, यदि ये धारा का विस्तार हो जाता है और ज़्यादा दक्षिण में चले जाता है, ध्यान देना दक्षिण में चले जाएगा और इस ठंडी धारा से टकराएगा, और जब भाई ठंडी जल धारा से जब कोई गर्म धारा टकराएगी
तो कोहरे का जन्म होगा और वहाँ प्लैंकटन होंगे और मछली के विकास की आवश्यक दशाएं उत्पन्न हो जाएगी। तो ये जरूर दशाएं मछली के उत्पन्न, तो यहाँ पर मछलियों का उत्पादन भी होता है, यहाँ पर मछलियाँ भी पाई जाती हैं। किसके द्वारा? गिनी की धारा और बेंगुला की धारा दोनों टकरा जाती है। चीज़ें क्लियर होगी आपके। अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर दोनों को अलग अलग करके हम पढ़ेंगे। तो पहला है नॉर्थ अटलांटिक, ओशियन करंट। कौन कौन सी करंट है वो देखें। अब देखिए ये नॉर्थ अटलांटिक, हम इसका प्रयोग इसलिए कर रहे हैं बंधुओं, ध्यान देना, क्योंकि हम महासागर पढ़ रहे हैं तो महासागर में उसके नितल का भी तो नॉलेज होना चाहिए। लोग हवा में उड़ते हैं, मुझे नहीं करनी चाहिए किसी की क्रिटिसाइज, लेकिन लोग हवा में उड़ते हैं और बिना ओशन रिलीफ को देखे हुए 30 डिग्री 35 डिग्री 50 डिग्री मूव कर जाती है। अरे भाई पहले देखो सही वहाँ रियलिटी है या नहीं है, तो उसका भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब चलें शुरू करें हम यहाँ पर। उत्तरी विषुवतीय धारा यहाँ से चलती है और यहाँ पर क्या आ गया, मिड अटलांटिक कटक आ गया। ये क्या है, मिड अटलांटिक कटक है। पुराने कक्षा में देख सकते हैं हमने पढ़ाया था ऐसे, मिड अटलांटिक कटक, मिड ओशियन रिज है ये, इसकी आकृति एस शेप है। और जैसे ही चलते तो यहाँ क्या है, थोड़ा सा ये टकराने के बाद ऊपर जाएगी और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, फ्रैक्चर जोन है। इस फ्रैक्चर जोन का अनुसरण करते हुए ये धारा कहाँ पहुँचेगी, दक्षिणी अमेरिका के तट पर पहुँचेगी, ब्राज़ील तट पर पहुँचेगी। और यहाँ पर ये यहाँ से चलती हुई कटक के कारण दाईं ओर घूमी, उत्तर की ओर घूमकर वापस आई, फिर दक्षिण की ओर घूमी और फिर ब्राज़ील के तट से यहाँ पर टकराएगी। और ब्राज़ील तट से टकराने के बाद और ये कहाँ तक चलेगी, ध्यान देना, कैप वर्डे तक नहीं पहुँच पाती, उससे पहले ही यहाँ पर हम लिख देते हैं 15 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक इसका विकास यानी विस्तार हो जाता है। और फिर ये धारा, ध्यान देना, ये उत्तरी विषुवतीय धारा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहला उत्तरी विषुवतीय अटलांटिक महासागरीय धारा। और ये धारा कैसी है, गर्म है, इसलिए मैंने यहाँ W लगा दिया, वाम है। हॉट मत कर देना, हाथ जल जाएगा हॉट से, वाम है ये, वाम का मतलब गर्म होता है। तो यहाँ से ये धारा इस ओर चल रही है 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री तक जाने के बाद अब क्या होता है, ध्यान देना, ये एंटलीज कटक है। पुरानी आपने क्लासों में देखें, ये जो है ये आपका एंटलीज कटक है। अब इस एंटलीज कटक से टकराएगी, इस एंटलीज कटक से टकराएगी, टकराने के बाद एक शाखा इस ओर जाएगी और एक शाखा इसके अंदर आप देख रहे हैं, देखें, इसके अंदर प्रवेश करेगी। और यहाँ पर ट्रिनिडाड है, मैं इधर लिख देता हूँ ट्रिनिडाड है, ट्रिनिडाड और टोबगो देश है, यहाँ पर यहाँ टकराएगी। टकराने के बाद एक शाखा इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। तब इस धारा को क्या कहते हैं हम लोग, कैरिबियन की धारा। कैरिबियन की धारा। और ये भी कौन सी है, वाम। और कहाँ से उत्पन्न हुई है, उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा से इसका जन्म हुआ है। फिर ये शाखा अब देखें, और ये दूसरी जो शाखा है एंटलीज के पूरब में होते हुए, एंटलीज का पूरब है, पूर्व तट से टकरा के उत्तर की ओर गतिशील होती है। नियम वही है, अपने पथ के दाईं ओर टकराने के बाद
तो तीसरी जो धारा है ये होगी आपकी एंटिलीज की धारा, और एंटिलीज की धारा भी कैसी है, गर्म है। और यहाँ पर ये जो आप पश्चिमी द्वीप समूह है जिसे अपन लोग कहते हैं ना वेस्ट इंडीज, तो यह वेस्ट इंडीज वाला पार्ट है और ये कैरेबियन सागर है। इसका मैं आपको देखें 3D व्यू भी दिखा दूंगा, अभी और दिखा दूंगा, लाइव दिखाऊंगा, देखें। इसके बाद यहाँ से जाने के बाद ये धारा अब यहाँ कैरेबियन के नाम से जानी गई। अब मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कैरेबियन के नाम से जानी गई, कैरेबियन सागर है ये वाला पार्ट। और यह काइमन कटक है, यहाँ सीमन कह सकते हैं, काइमन, ठीक है। यहाँ काइमन कटक है, साइमन कटक है इस स्थान पर। तो इस कटक से टकरा कर और इसके अंदर प्रवेश कर जाती है, और प्रवेश करती है तो यहाँ पर ध्यान देना अंदर चलेगी। यहाँ पर एक युकाटान चैनल है। कौन सा चैनल है, युकाटान चैनल है इस स्थान पर। तो एंटिलीज द्वीप समूह है और ये मध्य अमेरिकी द्वीप समूह है, इन दोनों के बीच में एक कटक वो है, चैनल है, उससे कहते हैं युकाटान चैनल है। युकाटान चैनल से अब धारा कहाँ चलेगी, ये गल्फ स्ट्रीम में प्रवेश कर गई। कहाँ प्रवेश कर गई, गल्फ स्ट्रीम में। तो जैसे ही युकाटान से गई, युकाटान कैसा है, संकीर्ण भाग है, ध्यान देना। जो संकीर्ण भाग में गई तब इस धारा का नामकरण हमने यहाँ पर कर दिया युकाटान की धारा। क्या कर दिया, युकाटान की धारा कह दिया। इसके बाद अब यहाँ पर फिर हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये धारा इस मैक्सिको की खाड़ी में गति करती है और फिर यहाँ से फ्लोरिडा से होती हुई, फ्लोरिडा जल संधि से होती हुई और आगे की ओर बढ़ जाती है। किससे, यहाँ फ्लोरिडा जल संधि है, इस फ्लोरिडा जल संधि, और वो भी कैसी है, संकीर्ण है। तो इससे पार बाहर निकल जाती है फ्लोरिडा जल संधि से। अब यहाँ पर फिर वापस गौर फरमाएं हम लोग, देखें यहाँ पर मिसिसिपी नदी है। क्या है, यहाँ पर मिसिसिपी नदी है। मिसिसिपी नदी अपना पानी लेके आती है, ठीक है। और तो यहाँ मिसिसिपी नदी का पानी और इस उत्तरी विश्वतीय धारा का पानी यहाँ पर आता है और ये पूरी तरह से खाड़ी है, इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है, आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ता है तो इसका लेवल बढ़ जाता है। और जितना भी गर्म जल था उस गर्म जल को व्यापारिक पवनें कहाँ ले आती है, इसमें ले आती है, मैक्सिको की खाड़ी में ले आती है। और जब भैया मैक्सिको की खाड़ी में जब गर्म पानी आएगा और आयतन भी बढ़ जाता है तो यहाँ गर्म पानी आ जाता है। और फिर इसके बाद यह गर्म और ज़्यादा गर्म हो गया, ध्यान देना, ये क्या हो गया, और ज़्यादा गर्म हो गया। और फिर ये धारा ऊपर की ओर, यानी लगभग 20 डिग्री है यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, 25 कह सकते हैं, लगभग 25 डिग्री के आसपास ये फ्लोरिडा जल संधि से ऊपर की यानी उत्तर की ओर गति करती है। तब इस धारा को क्या कह देते अपन यहाँ पर, फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा की धारा, ये भी धारा कैसी है, गर्म है। युकाटान की भी कैसी है, गर्म है। अब क्या होता है, इसके साथ में एक धारा है वो भी पीछे पीछे कर रही है। तो ये एंटिलीज की जो जल धारा है ये भी इसका पीछा पीछा करती है और फिर युकाटान चैनल के सहारे होती हुई ये धारा यहाँ पर दोनों धाराएं आपस में टकराती हैं, यहाँ पर टकराती हैं और इस स्थान को कहते हैं हैट्रस। हैट्रस अंतरीप कहते हैं, कैप हैट्रस अंतरीप के पास ये दोनों टकराती है। कौन सी टकराई, यहाँ पर एंटिलीज की धारा, फ्लोरिडा की धारा दोनों टकराई तो एंटिलीज का पानी गर्म, फ्लोरिडा का पानी गर्म और फिर ये धारा तीव्र गति से, ध्यान देना,
तीव्र गति से, क्योंकि ये भाग भी संकीर्ण है, जब पानी का प्रेशर संकीर्ण भाग से निकलता है बड़ा तीव्र गति से जाता है, तो यहाँ से पानी तीव्र गति से जा रहा है, जल राशि तीव्र गति से जा रही है, यहाँ की धारा भी तीव्र गति से जा रही है और दोनों धाराएं तीव्र गति में जाती हैं, तो वो धारा कैसे हो जाती है, तीव्र गति हो जाती है। और हेड्रस अंतरिक्ष से आगे जाने के बाद इस धारा को क्या कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम की धारा ये भी कैसी है, गर्म है। ध्यान देना, क्या करते हैं, जैसे हम सामान्य स्टडी पढ़ते हैं तो यहां से ही हम लोग गल्फ स्ट्रीम कहना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि वो गलत है। ठीक है, अब जाके क्या कहलाई, ये गल्फ स्ट्रीम की धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम की धारा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 35 के आसपास है, तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश के पास ये धारा पछुआ हवाओं का अनुसरण करती है। और पछुआ हवाओं का अनुसरण करते हुए अपने पथ के, टकराने के बाद अपने पथ के, देखिए टकराई, अपने पथ के दाईं ओर घूम जाती है और फिर ये इस ओर गतिशील हो जाती है। अब सवाल होता है, दुनिया की सबसे गर्म जलधारा कौन सी है? तो दुनिया की सबसे गर्म जो जलधारा है वो गल्फ स्ट्रीम की धारा है। इसको मैं हॉटेस्ट कर देता हूं, अब मुझे हॉटेस्ट लिखना पड़ रहा है। दुनिया की सबसे गर्म जलधारा हॉटेस्ट, इसका जो जल का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और जब भाई यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो यहाँ टेम्परेचर गर्म होने के कारण दूसरा हवाओं, ये धाराओं का परिसंचरण बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऐसा एक संचरण यहाँ पर बन जाता है, ऐसा उल्टा, तो यहाँ पर संचरण बन जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक संचरण बन जाता है। तो उन संचरणों के कारण, यहाँ पर नहीं, यहाँ देखें, तो उन संचरणों के कारण यहाँ पर हरिकेन, टॉर्नेडो आ जाते हैं। तो कई बार पूछते हैं ना, टॉर्नेडो का केंद्र कहाँ है? हरिकेन का केंद्र यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ऐती, और ये वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ जाता है और फिर यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाता है। तो चीज़ें क्लियर, यहाँ पर चक्रवातों का जन्म हो जाता है और यहाँ का जो टेम्परेचर है, सागर का जो टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर देखें क्या कारण है, यहाँ पर तापमान में वृद्धि, सागरीय तापमान में वृद्धि देखी जाती है। क्यों? क्योंकि व्यापारिक पवनें, यहाँ व्यापारिक हवाएं चल रही हैं, व्यापारिक पवनें यहाँ के गर्म पानी को, गर्म जलराशि को कहाँ पर एकत्रित कर देता है, मैक्सिको की खाड़ी, और यहाँ पर एकत्रित कर देता है। इसलिए यहाँ का पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर गर्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर शीत ऋतु का जब आगमन होता है तो शीत वायु राशियाँ, ध्रुवीय शीत वायु राशियाँ यहाँ आ जाती हैं, तो गर्म वायु राशि, ये गर्म है और यहाँ पर है, तो दोनों के प्रभाव, इस तरह इस गर्म जल के प्रभाव कारण यहाँ पर पाला नहीं पड़ता है। यहाँ का मौसम बड़ा खुशनुमा होता है। कैसा होता है? बड़ा खुशनुमा होता है। इसलिए फ्लोरिडा का जो तट है, ये या फ्लोरिडा के तट पर मियामी बीच है, वो आइसक्रीम के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा दुनिया में यदि किसी बीच पर आइसक्रीम बिकती है या मार्केट है आइसक्रीम का, तो वो है फ्लोरिडा का मियामी बीच है। ठीक है, तो गर्मी में भी इसका प्रभाव देखें, सर्दी में भी ये अपना प्रभाव को बनाए रखता है। यानी सर्दी में टेम्परेचर को डाउन नहीं होता, गर्मी में तो वैसे गर्म रहता है ये वाला क्षेत्र। ठीक है, अब क्या होता है, गल्फ स्ट्रीम की धारा पर आ जाते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम की धारा यहाँ से चलती है और ये 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बाद ये धारा आगे बढ़ती है, गल्फ स्ट्रीम की धारा, और पछुआ हवाओं का अनुसरण कर देती है। और पछुआ हवाओं का अनुसरण करती है तो इसे पछुआ पवन प्रवाह भी कह देते हैं। पछुआ पवन प्रवाह क्या कह देते हैं इसको? पछुआ पवन प्रवाह भी कह देते हैं। और ये धारा चल रही है अपने आगे, और आगे जाके इसी धारा को उत्तरी अटलांटिक
प्रवाह के नाम से जाना जाता है। ये भी कैसी है? गर्म है। तो 50 से 60 कटक क्या तक, ये कटक देख रहे हैं, कटक तक ये क्या कहलाई? गल्फ स्ट्रीम। और फिर इसके बाद ये क्या कहलाई? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहलाई। और प्रवाह में क्या होता है? जो फ्रेंच एरिया है, जो सागरीय विस्तार है, वो इसका मार्ग बड़ा हो जाता है और ये लहर नुमा अपनी गति करती है। तो अब ये जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है, ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, ये लहर नुमा गति करेगा। इस तरह लहर नुमा गति करेगा और यहाँ कटक है, इस कटक से आगे की ओर गति करेगा और फिर यह कई भागों में बट जाता है। एक शाखा इसकी ऊपर की ओर चली जाती है। एक शाखा टकराने के बाद, ये देखिए तट देख रहे हैं ना, इस तट से टकराने के बाद नीचे की ओर आ जाता है। तो जहाँ से ये कई शाखाओं में बढ़ती है गल्फ स्ट्रीम की धारा या उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, तो उसे क्या बोलते थे? डेल्टा कह देते हैं। तो डेल्टा में क्या होता है? जब नदी सागर में गिरती है तो कई शाखाओं में बट के सागर में अपना जल उड़ेल देती है। अब ये भी क्या करती है? इसका भी देखा काम डेल्टा क्यों का है? क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम की धारा, इसके अंदर जो गर्म स्वभाव था उसको अब सागर में तो उड़ेलेगी, लेकिन दूसरा ही जब शीत ऋतु में ये पूरा क्षेत्र ठंडा होता है तो उसको गर्म स्वभाव दे देती है। और जब गर्म स्वभाव दे देती है तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो शीत ऋतु में यहाँ के लोग, पश्चिमी यूरोप के लोग इसे क्या कह देते हैं? गर्म कंबल कह देते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम की धारा को क्या कहा जाता है? गर्म कंबल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि शीत ऋतु में, शीत तटीय क्षेत्रों में इसका प्रभाव, शीत ऋतु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब इस डेल्टा के ऊपर वाले भाग पर हम चलें। इसकी भी हमने चर्चा कर ली थी। ये कटक है, ये कटक आप पुरानी कटक नित्तर उच्चावचों में आप देखें तो जैसे ये आती है तो यहाँ पर आप देखें विविल कटक है। ये वाला जो कटक देख रहे हैं, ये वाला, ये विविल थॉम्सन कटक है। विविल थॉम्सन कटक से टकराकर एक शाखा इधर चले जाती है, नॉर्वे की ओर चले जाती है। तो इस धारा को कह देते हैं नॉर्वेजियन धारा। क्या कह देते हैं इसको? नॉर्वेजियन की धारा। नॉर्वेजियन की धारा। तो ये भी धारा कैसी है? गर्म। अभी तो गर्म का ही नंबर है, तो गर्म धारा है। इसके बाद ये धारा नॉर्वे के तट से होती हुई 70 डिग्री नॉर्थ तक पहुंच जाती है और नॉर्थ तक पहुंचने के बाद यहाँ एक बंदरगाह है, मुरमास्क बंदरगाह है। मुरमास्क बंदरगाह, ये जो बंदरगाह है ये किसका है? रूस का है। इस बंदरगाह में जब सर्दी पड़ती है तो पूरे बंदरगाह ऊपर वाले क्या होते? जम जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये इस उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण या नॉर्वेजियन धारा के कारण ये वर्ष भर खुला रहता है। यानी आर्कटिक क्षेत्र में होने के बावजूद ये खुला रहता है। तो आर्कटिक क्षेत्र का टेम्परेचर ये धाराएं बढ़ा देती है। कौन सी? नॉर्वेजियन की धारा। फिर एक शाखा क्या होती है? टकराकर विविल थॉम्सन से टकराकर आइसलैंड की ओर चली जाती है। ये आप देखें कटक है, इस कटक के सहारे सहारे चल जाती है। चलने के बाद इस धारा को हम क्या कहते हैं? इरमिंगर की धारा कहते हैं। कौन सी धारा? इरमिंगर की धारा कहते हैं। इरमिंग की धारा या इरमिंगर की धारा कहते हैं। इरमिंग की धारा। तो ये भी धारा क्या है? गर्म है। और ये धारा आइसलैंड के तट के, जो आइसलैंड पूरा बर्फ से कवर्ड एरिया, आइस सीट है, उसको क्या कर देता है? ये पिघला देता है, उसको तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद यहाँ पर ग्रीनलैंड तट से टकराता है। और ग्रीनलैंड तट से टकराता है तो तट से टकराएगा तो इस ग्रीनलैंड को भी क्या कर देगा? तोड़ देगा। अब तोड़ देगा तो डाल भी तेज हो जाएगा, मग्न डाल तेज हो जाएगा। तो यहाँ पर तोड़ने के पश्चात यहाँ से जो बर्फ़ की शिला है वो क्या करेंगे? बर्फ़ की शिला इसके अंदर तैरने लग जाएंगे।
इसके अंदर तैरने लग जाएंगे तो इसको क्या कहते हैं अपन लोग, आइसबर्ग कहते हैं। तो आइसबर्ग किसके द्वारा बने, इरविन की धारा के द्वारा निर्मित हुए और फिर ये धारा इस और अपना प्रभाव दिखा देती है। तो यहाँ आइसलैंड पर विश्व की सबसे उत्तरतम जो राजधानी है रिकजोविक विकसित हो गई, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ गया है। ठीक है, अब चलते नीचे की ओर चलें। अब ये शाखा आयरलैंड से टकराकर और नीचे की ओर जाती है और टकराने के बाद एक शाखा तो क्या होती है, बिस्के की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है और फिर इस तरह चलना प्रारंभ करती है। तो जैसे यहाँ पर चलना प्रारंभ करेगी तो इस धारा को हम यहाँ पर कह देते हैं रैनेल की धारा। क्या बोल देते हैं हम इसको, रैनेल की धारा कह देते हैं। अब थोड़ा सा मैं पेन थोड़ा सा बारीक करना पड़ेगा, तब यहाँ इसे रैनेल की धारा कहते हैं। रैनेल की धारा एक शाखा आयरलैंड के दक्षिणी भाग से टकराकर और वापस इसी धारा में मिल जाती है और फिर एक शाखा क्या करती है, इंग्लिश चैनल में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर क्या है, इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल। तो यहाँ इंग्लिश चैनल में प्रवेश कर जाती है और यहाँ से फिर एक शाखा या टकराकर इधर की ओर मुंह खड़ जाती है और ये उत्तरी सागर की ओर, नॉर्थ सी की ओर प्रवेश कर जाती है और ये दोनों शाखाएं क्या करती हैं, इससे बाल्टिक सागर में प्रवेश कर जाती है। तो बाल्टिक सागर में तो शीत ऋतु में क्या होता है, ध्यान देना, शीत ऋतु में ये पूरा धरातलीय भाग ठंडा हो जाता है। तो जैसे ही गर्म जल धारा आती है तो इसके पानी को जमने नहीं देती बल्कि टेम्परेचर को बनाए रखती है। ठीक है, तो यहाँ से ये धारा कहाँ प्रवेश कर जाएगी, बाल्टिक सागर में प्रवेश कर जाती है। फिर इसकी एक धारा टकरा कर इससे, देखें, स्पेन से टकराकर, ये स्पेन का है, स्पेन से टकराकर पुर्तगाल के सारे एक शाखा जिब्राल्टर जल संधि से होते हुए, ये क्या है, यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि से होते हुए भूमध्य सागर में प्रवेश कर जाती है। तो भूमध्य सागर का भी टेम्परेचर ये बनाए रखती है। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये जो डेल्टा का जो प्रवाह था, जो कई शाखाओं में बटा था, वो क्या हुआ, छीण पड़ गया और यहाँ पर क्या हो गया, लहर का निर्माण हो गया। इन लहर में, सुरंग में हम लोगों ने एटमॉस्फेयर में पढ़ा था, सुरंग का जब सुरंग और गर्त का निर्माण होता है, लहर का निर्माण होता है, तो देखिए यहाँ सुरंग, यहाँ पर चक्रवाती दशाएं बन जाती हैं और यहाँ पर प्रति चक्रवाती दशाएं, यानी गर्त जो एरिया है, गर्त में क्या बन जाएगा, चक्रवात, और सुरंग में क्या बन जाएगा, प्रति चक्रवाती दशाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर लहरों के बीच में ठंडा केंद्र हो जाता है और उष्ण केंद्र हो जाता है। तो यहाँ जल का भी ठंडा और उष्ण केंद्र हो जाता है, क्योंकि ऊपर का पानी ठंडा है। तो ठंडा है तो यहाँ पर क्या करेगा, ठंडा कर देगा, ये वाला गर्म। तो ठंडी धारा ठंडे जल के मध्य गर्म जल का केंद्र हो जाता है और गर्म के मध्य ठंडे का जल केंद्र हो जाता है। तो यहाँ प्रति चक्रवात और चक्रवात की दशाएं व्यवहार भी बन जाती है इस लहर के साथ साथ। ओके, अब क्या होता है, देखिए, अब यहाँ से ये धाराएं क्षीण हो गई। क्षीण होने के बाद अब व्यापारिक हवाएं चल रही हैं। व्यापारिक हवाएं चल रही हैं तो यहाँ से व्यापारिक हवाएं जल को हटा रही हैं। और मैंने कहा, एकमैन ने भी कहा कि जब महासागरीय धाराएं अपसरण हो रही हैं, तो अपसरण हो रही है तो वहाँ क्या होगा, अपवेलिंग होगा। तो यहाँ पर व्यापारिक हवाओं के कारण एकमैन के नियम के अनुसार यहाँ पर ठंडी जलधारा का निर्माण हो जाएगा, उत्पत्ति हो जाएगी। तो ठंडी जलधारा आ जाएगी और यह क्या हुआ, अपवेलिंग।
अपवेलिंग के द्वारा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैडेरिया द्वीप और यहाँ पर ओजोर्स हैं और यहाँ पर कैप वर्डे, ये कैप वर्डे है, ये कनारी है, कनारी, कैप वर्डे और यहाँ ओजोर्स है। तो ये कनारी की धारा, कनारी के सारे चल रही है इसलिए इसको कहते हैं कनारी। ये कनारी की ठंडी जल धारा इससे चलती है, यानी मंडारी, कैप वर्डे और ओजोर्स के बीच जलती है और फिर ये व्यापारिक हवाओं का अनुसरण करते हुए उत्तरी विश्वतीय धारा में मिल जाती है। विश्वतीय धारा को क्या कर देती है, प्रेस कर देती है और आगे बढ़ा देती है और इस प्रकार एक गर्म धाराओं में मिल जाती है और फिर एक सर्कुलेशन बन जाता है। यहाँ पर ये कौन सी धारा है, ठंडी जल धारा, अपवेलिंग। और अपवेलिंग होने के कारण आपको बता देते हैं यहाँ पर हाई प्रोडक्टिविटी होती है, मछलियाँ पाई जाती है इस स्थान पर। तो यहाँ पर मरुस्थल है और यहाँ पर हाई प्रोडक्टिविटी एरिया है और ये पूरा बेसिन भी है, गंभीर सागरीय बेसिन भी है, जिसे कनारी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। और कनारी बेसिन इसमें चलती है तो कनारी की धारा कहते हैं और ये पूरा सर्कुलेशन बन जाता है तो इसको कहते हैं गायर। और गायर का नाम ये हो गया गायर। तो कौन सा गायर है ये, उत्तरी अटलांटिक उपोष्णकटिबंधीय गायर हो गया। तो ये गायर का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार ये वाला जो है वो सर्कुलेशन कंप्लीट, इस प्रकार ये सर्कुलेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो एक गायर कंप्लीट हो गया। अब ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में बाद में जाएंगे, दक्षिणी पार्ट में बाद में जाएंगे, पहले उत्तरी पार्ट देखते हैं। अब क्या होता है साहब, यहाँ बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी, ये पूरा क्षेत्र ठंडा क्षेत्र है, बर्फ है तो ठंडा जल है, तो बैफिन की खाड़ी। और ये है डेविस जल संधि, बैफिन की खाड़ी। डेविस जल संधि होते हुए गर्म होते हुए ठंडी जल राशि इस और उत्तर की ओर आना, ठंडी जल राशि दक्षिण की ओर आना प्रारंभ करती है और फिर लैब्राडोर सागर होते हुए आती है। कौन से सागर होते आती हैं, लैब्राडोर सागर होते आती हैं। इसलिए इस धारा को लैब्राडोर की धारा कहते हैं, लैब्राडोर की धारा, लैब्राडोर की धारा। अभी हम ठंडी धारा लिखूंगा अलग से मैंने, तो ये कौन सी होगी हमारी, लैब्राडोर की धारा हो गई। और ये धारा कौन सी थी, कनारी की धारा। तो हम इसको ये लैब्राडोर की धारा, क्योंकि लैब्राडोर सागर यानी बैफिन की खाड़ी से डेविस जल संधि से होती है लैब्राडोर सागर होती हुई और फिर आती है। ये है न्यू फाउंडलैंड तट। क्या है ये, न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड तट के पास ये इससे टकराती है, किससे, गल्फ स्ट्रीम धारा से टकराती है। और जहाँ पर ये टकराती है, ध्यान रखना, जहाँ पर ये धाराएं टकराती हैं, टकराने के कारण यहाँ पर तापमान व्युत्क्रमणता की स्थिति बन जाती है, कोहरा बन जाता है और प्लैंकटन के लिए आवश्यक दशाएं विकसित हो जाती हैं और इसलिए ये पूरा क्षेत्र जो है ग्रांड बैंक बन जाता है। तो ये ग्रांड बैंक में विकसित हो जाता है। तो ये क्या बन गया, ग्रांड बैंक। और दोनों धाराएं टकराती हैं। तो वो धारा कैसी थी, ठंडी, इसका घनत्व ज़्यादा था और जबकि इसका घनत्व कम है। इन दोनों के बीच में यहाँ दीवार बन जाती है, उसको कहते हैं ठंडी दीवार। तो ठंडी दीवार बनाने में किसका रोल है, गल्फ स्ट्रीम का। गल्फ स्ट्रीम नहीं आती तो पूरा ये क्या हो जाता आपका ठंडा। तो ये यहाँ पर क्या करती है, ठंडी दीवार का निर्माण कर देती है। तो इन दोनों के बीच में ठंडी दीवार निर्माण होती है, कौन सी, लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम के बीच। और ये पूरा क्षेत्र कैसा हो जाता है आपका, मछली उत्पादकता का क्षेत्र हो जाता, हाई प्रोडक्टिविटी एरिया हो जाता ग्रांड बैंक। इसी प्रकार यहाँ से भी ठंडी जल धारा चल रही है आर्कटिक क्षेत्र से और इसी प्रकार यहाँ से आएगी तो इससे टकराएगी और टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ पर भी प्लैंकटन बनेंगे तो ये भी मछली उत्पादन का क्षेत्र हो जाएगा। और ये जो आपके आइसबर्ग थे, वो आइसबर्ग लैब्राडोर की धारा इनको क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है और ट्रांसपोर्ट करते ही बीच उत्तरी अटलांटिक के यहाँ पर आइसबर्ग ही हो जाते हैं। तो सवाल होता है आइसबर्ग को ट्रांसपोर्ट कौन करती है,
तो आइसबर्ग को ट्रांसपोर्ट करने का काम भाई गर्म करेगी तो पिघल जाएगा, तो ठंडी चाहिए ना उसके लिए। तो कौन सी है? लैब्राडोर की धारा। तो लैब्राडोर की धारा उसे ट्रांसपोर्ट करती है और ठंडे जल को यहाँ लाती है और इस स्थान का जो गर्म है उसको ठंडा कर देती है, थोड़ा सा छींटा दे देती है, ठंडा जल हो जाता है। इसी प्रकार ये वाली जो धारा है तो वहाँ से भी ये आती है, तो कहा जाता है नॉर्वे से भी ऊपर आर्कटिक भाग में चलेंगे तो नॉर्वे से भी टकराएगी, तो वहाँ पर गर्म और ठंडी धारा होती है, तो वहाँ पर भी हाई प्रोडक्टिविटी एरिया हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो वाला पार्ट। इसी प्रकार ये वाली धारा जो गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह धारा थी, ये जैसे ही कई शाखाओं बढ़ती हैं तो यहाँ से एक ठंडी जल धारा का जो जन्म होता है, अपवेलिंग होती है, और अपवेलिंग के कारण इस स्थान पर ध्यान देना, अपवेलिंग होने के कारण, मैंने कहा अपवेलिंग जब एरिया होता है तो वहाँ पर क्या होता है? हाई प्रोडक्टिविटी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ ब्रिटेन के निकट ये पूरा का पूरा बेल्ट क्या बन जाता है? डागर बैंक बन जाता है, डागर बैंक बन जाता है। अब बताइए यहाँ कहाँ ठंडी धारा टकराई, गर्म धारा टकराई, फिर डागर बन गया। किताब में लिखा जाता है कि जहाँ ठंडी और गर्म जल धारा टकराई वहाँ बैंक बन जाता है, मछली उत्पादन का क्षेत्र होता है। अब बता भैया तो ठंडी जल धारा गर्म टकराई, अपवेलिंग हुआ है यहाँ पर। अब क्या जवाब देंगे? यहाँ पर अपवेलिंग हुआ है, तो अपवेलिंग के कारण यहाँ डागर बैंक हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? ग्रांड बैंक का निर्माण हो गया। इस प्रकार ये ऊपर वाली जो धारा है वो आपकी क्या हो जाती है? ठंडी धाराएं कंप्लीट होती है। अब इसके बीच में ध्यान देना, बहुत बड़ा एरिया है, ज़्यादा एरिया नहीं है, और ये कटक है, तो ये कटक के कारण ये वाला जो एरिया है ये कैसा होता है? शांत बना रहता है। तो 20 से 40 डिग्री, ये 20 है और ये 40 डिग्री है, तो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, और यहाँ बरमूडा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, और गहराई क्या है? ज़्यादा। ये देखिए आप, ये आप देख रहे हैं गहराई ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होता है? जल स्थिर अवस्था में रहता है। तो जल स्थिर अवस्था में रहता है तो यहाँ बिना जड़ की घास उत्पन्न हो जाती है, सारगसम। तो उसको सारगसम को क्या बोलते हैं? सारगैसो। उसके आधार पर जो सागर विकसित हुआ उसको बोलते हैं सारगैसो सागर। तो यहाँ पर कौन सा सागर विकसित हो गया? सारगैसो सागर, क्योंकि ये इस सर्कुलेशन के बावजूद भी स्थिर बना हुआ है ये। और यहाँ की लवणता बढ़ जाती है क्योंकि स्थिर है ना, इसमें ठंडा जल मिल रहा है और ठंडे जल का आवक नहीं हो रहा है, स्वच्छ जल की आवक नहीं हो रही है, तो लवणता क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ की लवणता लगभग 37 मैट्रिक हो जाती है। तो इसकी लवणता कितनी हो जाती है? 37 मैट्रिक हो जाती है। अब यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, यूरोप का कंबल उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है या गल्फ स्ट्रीम कह सकते हैं। दूसरा सवाल, शीत ऋतु में 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश का बंदरगाह खुला रहता है, जबकि न्यूयॉर्क बंदरगाह कोहरा हो जाता है और वो बंदरगाहों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क बंदरगाह के निकट ये लैब्राडोर की धारा आती है और गर्म धाराएं यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम, तो यहाँ पर कोहरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, गल्फ स्ट्रीम की धारा तट से दूर होती है। देखिए कितना फर्क है इन दोनों तटों में, यहाँ न्यूयॉर्क है, कितना फर्क है। तो इसके कारण ये क्या है, इस गल्फ स्ट्रीम का प्रभाव धरातल पर नहीं होता है, तट से दूर चली जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रभाव नहीं होता है, इसलिए यहाँ के बंदरगाह जम जाते हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम के कारण इन तटों के जो बंदरगाह हैं वो वर्ष भर हमेशा खुले रहते हैं, कभी जमते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ गल्फ स्ट्रीम के कारण ये पूरे क्षेत्र में वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ओके। अब आगे चले हम लोग। तो इस प्रकार क्या हो गया, हमारा उत्तरी अटलांटिक कंप्लीट होता है। तो उत्तरी अटलांटिक में कौन कौन सी ठंडी जलधारा हो गई? तो पहली ठंडी जलधारा होगी आपकी लैब्राडोर की धारा, ठीक है, और दूसरी कौन सी होगी हमारी कनारी की धारा। यानी ये दोनों धारा, एक ये धारा और एक ये धारा, ये दोनों धाराएं ठंडी है। अब यदि आपको चाहिए साहब, मैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से याद कर सकता हूँ, कर लीजिए, बता देता हूँ मैं आपको। उत्तरी अटलांटिक में ठंडी जलधारा का नाम बताओ। अरे भाई लक के ऊपर काम कर रहे हैं। किसके ऊपर? लक के ऊपर है। आपका लक काम कर गया तो धारा का नाम बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। और साहब लक कैसे? हम तो मेहनत करते हैं। बिल्कुल लक, देखिए, ले फॉर लैब्राडोर,
कैफ और कनारी की धारा, यानी आपका लक काम करता है, आपको याद होता है नहीं होता है। तो चीज़ें क्लियर। तो उत्तरी अटलांटिक में 2 ठंडी धारा है, लक लैब्राडोर और दूसरी है कनारी। हम बात ही बातों में 100 ट्रिक्स में आपको ठंडी धाराओं का ट्रिक्स दे दूंगा, पूरी ठंडी धाराएं आ जाएंगी, लेकिन वो कंप्लीट होने के बाद देखेंगे हम लोग, क्योंकि फिर शुरू में आप रट लोगे आप, और हम नहीं चाहते आप रटें, आप लोग उसका समझ डेवलप करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे। तो इस प्रकार ये हमारी क्या होगी, गर्म धारा और ठंडी जल धाराएं होगी। और अब हम चलते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ओर चलते हैं। तो ये कौन सा हो गया, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। तो यहां हम दक्षिणी अटलांटिक दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं का अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी धाराएं। तो वापस उसी तरह हम लोग वापस इसी बिंदु पर चलते हैं। देखिए यहां से ये विषुवत रेखा हमने पिछली बार खींची थी, ये रही। यहां से दक्षिणी विषुवतीय धारा चलना प्रारंभ करेगी। दक्षिणी विषुवतीय धारा इससे टकराएगी, ये साउरोक अंतरीप है, साउरोक से टकराएगी, एक शाखा उत्तर की ओर चली जाएगी, उत्तर की ओर जाकर ट्रिनिडाड, यहाँ पर एक ट्रिनिडाड है, ट्रिनिडाड के पास जाकर यह उत्तरी विषुवतीय धारा में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, उत्तरी विषुवतीय धारा में मिल जाती है, उत्तरी विषुवतीय धारा मिल जाती है। तो एक शाखा टकराकर उत्तर की ओर चली जाती है, दूसरी शाखा टकराकर दक्षिणी की ओर हो जाती है, और दक्षिण की ओर हो रहे के अफ्रीका के सहारे सहारे चलती है, और सहारे सहारे चलती है तो उसे वेलांचली भी कहते हैं। तो इस धारा को हमने कह दिया ब्राज़ील की धारा। तो कौन सी होगी ये, ब्राज़ील की धारा होगी। तो ब्राज़ील की धारा कैसी है, गर्म है, और फिर आपके जाते हैं ये उभार हैं, छोटे छोटे क्या हैं, उभार हैं। तो इस पारा उभार है यहाँ पर, यह हम कह सकते हैं रियो ग्रांडो उभार है, ये वाला पारा उभार है और ये रियो ग्रांडो उभार है। ठीक है, तो रियो ग्रांडो उभार तो यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ती है और बढ़ने के बाद यहाँ पर पछुआ हवाओं का जन्म हो जाता है। अब देखें कई क्या करते हैं, किताब में देखना व्यापारिक हवाओं के कारण अपनी दिशा बदल लेती है। अरे काहे का बदल रही है साहब, व्यापारिक किताब पढ़ना आप लोग। तो यहाँ से जैसे ही पछुआ हवाएं आके चलेगी तो पछुआ हवाओं के संपर्क में आकर अपने पथ के बाईं ओर, एकमर्नीय का क्या है, अपने पथ के बाईं ओर और अपने पथ के बाईं ओर घूमती हुई 45 का एंगल बनाते हुए इस ओर चलने प्रारंभ होती है। तब इसको क्या कह देते हैं हम लोग, ब्राज़ील की धारा कह देते हैं। ठीक है, और किसके कारण चल रही है, पछुआ पवनों के कारण, तो इसको हम पछुआ प्रवाह भी कह देते हैं। फिर ये धारा आगे की ओर बढ़ जाती है। अब क्या होता है साहब, ध्यान देना, नीचे अंटार्कटिका महासागर है, महाद्वीप तो ये महासागर है, अंटार्कटिका महासागर है। तो अंटार्कटिका महासागर से ठंडा जो जल है वो किस ओर जाएगा, गर्म की ओर जाएगा। ठीक है, तो अब ये ठंडा जल यहाँ से चलना प्रारंभ होता है, इस स्थान से, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ से, तो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। तो ये वाला जो एरिया है, ये द्वीप है, इस द्वीप का नाम है फॉकलैंड द्वीप है। कलर थोड़ा सा, ये कौन सा द्वीप है, यहाँ चलना प्रारंभ करेगा, तो ये फॉकलैंड द्वीप है। मैं इधर लिख देता हूँ, फॉकलैंड द्वीप से सारे ये आगे बढ़ेगी और ये कहाँ तक जाएगा, इस तट के सारे, यहाँ नहीं जाएगा, इस तट के सारे जाएगा। और यहाँ पर पनामा नदी है और यहाँ रियो प्लाटा एस्चुरी है, और फिर यहाँ पर इस तरह की और गति करेगा। और उस ओर से एक धारा आ रही थी, ब्राज़ील की धारा। तो जैसे ही ये फॉकलैंड की धारा और ब्राज़ील की धारा दोनों यहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर देखें इस तट पे सारे चलेंगी, और यहाँ पर जब चलेंगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, बैंक बनेगा, और उस बैंक का नाम है रियो प्लाटा बैंक का निर्माण हो जाएगा, रियो प्लाटा बैंक।
और ये भी किसके लिए जाना जाता है, मछली के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ये फॉकलैंड की धारा, कौन सी धारा होगी, फॉकलैंड की धारा। चीज़ें क्लियर हमारे पास, ये फॉकलैंड की धारा, क्योंकि यहाँ पर और देखें ये क्या करती है कि अंटार्कटिका महाद्वीप से ठंडा है, उस महाद्वीप से जो बर्फ़ टूटी और फिर वो आइसबर्ग में कन्वर्ट हो गई, किसमें, महासागर में। तो अंटार्कटिका महासागर में वो आइसबर्ग हो गए। आइसबर्ग को ये यहाँ पर ले आती है और लाने के बाद यहाँ पर एक धारा सर्कुलेशन के रूप में चलती है और उस धारा को हम कहते हैं, इस तरह चलती है, पूरे अंटार्कटिका के चारों ओर चलती है। तो पूरे अंटार्कटिका के चारों ओर चलने के कारण उसको कहते हैं पछुआ पवन प्रवाह। तो ये पछुआ पवन प्रवाह कैसा है, ठंडा है, ठीक है। तो पछुआ पवन प्रवाह चलता है। तो दूसरी तरह से देख सकते हैं, पछुआ पवन प्रवाह यहाँ हॉर्न अंतरीप है, इस हॉर्न अंतरीप से टकराएगा, टकराने के बाद दो शाखाओं में बढ़ जाता है। तो पछुआ पवन प्रवाह यहाँ पर दो शाखाओं में बढ़ जाता है। थोड़ा सा हम बाहर जा रहे हैं टॉपिक से, तो यहाँ से पछुआ पवन प्रवाह टकराएगा तो एक शाखा इस ओर जाएगा और एक शाखा इस ओर जाएगा। तो इस वाले को हमने कह दिया पेरू के सहारे गति कर रहा है, तो क्या कह देंगे इसको, पेरू की धारा। यानी पछुआ पवन प्रवाह कैप हॉर्न अंतरीप से टकराएगा तो दो शाखाओं में बढ़ जाएगा। ऐसे एक शाखा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग में, एक पश्चिमी भाग में, इसको तो कह दिया फॉकलैंड की धारा। इस धारा को कह दिया मैंने पेरू की धारा, और पेरू की धारा को ही आगे जाके हमने क्या कह दिया, ध्यान देना, पेरू की धारा को ही आगे जाके हमने हम्बोल्ट की धारा कह दी। क्या कह दिया, हम्बोल्ट की धारा। तो हम्बोल्ट की धारा का जो ज्ञात की थी हम्बोल्ट महोदय ने, वो 1803 और 4 में ज्ञात की थी, इसलिए इसे हम्बोल्ट की धारा 1803-4 कहते हैं। अब जब सन की बात हो रही है तो मैं आपको ले चलता हूँ। गल्फ स्ट्रीम की धारा का पता पी डॉन्स लियोन ने, पॉन्स डी लियोन ने 1513 में पता लगाया। वो लियोन नहीं, विद्वान की बात कर रहा हूँ। तो पॉन्स डी लियोन ने 1513 में सर्वप्रथम गल्फ स्ट्रीम धारा का पता लगाया। उसी प्रकार 1803 और 4 में, 1800 कई किताब 3 लिखती है, कई 4 लिखती है, तो 1803-4 में पेरू की धारा को क्या कह दिया, हम्बोल्ट की धारा, क्योंकि इसका विशद व्याख्या हम्बोल्ट महोदय ने की थी। तो ये पेरू की धारा। अब ये पछुआ पवन प्रवाह है, कैसा है, ये ठंडा है, क्योंकि ठंडे महासागर में चलेगा तो ठंडा ही होगा ना। तो ये पछुआ पवन प्रवाह फॉकलैंड की धारा के रूप में ऊपर गया और फिर ये धारा ऊपर की ओर चलते हुए और ये इससे टकराएगा। और यहाँ कैप टाउन है, अगुलास भी है, तो इससे टकराने के बाद, और यहाँ पर हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, ये ब्राज़ील की धारा चल रही थी और ये पछुआ पवन प्रवाह के रूप में इस धारा से पछुआ पवन प्रवाह से मिल जाती है और दोनों का जल आपस में मिलकर यहाँ पर चले जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर आइसबर्ग है, इसलिए यहाँ की यात्रा करना बड़ा कठिन है। ये गर्म जल धारा थी, ये देखिए बिल्कुल ऐसे तरह जा रहा है, क्योंकि यहाँ अपर्दन नहीं हुआ इसका, ठीक है। तो यहाँ गर्म जल धारा और ये ठंडी है, दोनों जल धाराएं आ रही है, लेकिन मात्रा किसकी ज़्यादा है, ठंडी की मात्रा है। तो यहाँ पर कोहरा बन जाता है, इस स्थान में क्या बन जाता है, कोहरा होता है। तो यहाँ पर भी यात्रा करना बड़ा मुश्किल है और ऊपर की ओर चले जाती है। तब इस धारा को कह देते हैं बेंगुला की धारा। कौन सी, बेंगुला की धारा। बुगला मत कर देना, बुगला भी कर दो, बुगला भी सफ़ेद होता है और ठंडे पानी की जलधारा भी सफ़ेद से इंडिकेट की जाती है। तो यहाँ पर बेंगुला की धारा होती है और बेंगुला की धारा, ये जो कटक है, इस कटक का नाम है वाल्विस कटक। तो वाल्विस कटक के सारे अंगोला, ये अंगोला देश है, तो अंगोला देश के सारे जाती है और यहाँ पर ये फिर आगे की ओर बढ़ जाती है। तो ये बेंगुला की धारा और ये बेसिन है, तो ये अंगोला द्रोणी है, तो अंगोला द्रोणी के सारे बहती है। ये बेंगुला द्रोणी है और यह अंगोला है, ठीक है। अंगोला द्रोणी में बहती है और बेंगुला की धारा कहलाती। पछुआ पवन प्रवाह यह टकराकर और इसके सहारे चलती है,
तो यहाँ पर देखें इस वाले पार्ट्स पर, तब इस धारा को अंगोला के पास चलती है, तब इस धारा को कह देते हैं बेंगुला की धारा। क्या बोल देते हैं इसको? बेंगुला की धारा कह देते हैं, और ये ऊपर की ओर चले जाती है। ठीक है, तो ये ठंडी धारा। तो अब यहाँ पर कौन कौन सी धाराएं होगी? तो देखें गर्म कौन सी होगी यहाँ पर? ब्राज़ील की धारा। ठीक है, अब यहाँ ठंडी कौन सी है? ठंडी धारा होगी फॉकलैंड की धारा, और दूसरी कौन सी है इस वाले पार्ट्स में? बेंगुला की धारा। बेंगुला की धारा। ठीक है, तो इस प्रकार ये मिलकर, ये ब्राज़ील की धारा और ये बेंगुला की धारा मिलकर एक सर्कुलेशन का निर्माण करती है, और फिर ये क्या बन जाता है? गायर का निर्माण हो जाता है। इसे कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक गायर कहते हैं, उपोष्णकटिबंधीय दक्षिणी अटलांटिक गायर कहते हैं, सब ट्रॉपिकल गायर, क्योंकि सब ट्रॉपिकल एरिया में बनता है तो गायर कहलाता है। अब क्या होता है, अब ध्यान देना, इन दोनों धाराओं के बीच में विषुवत रेखा के सहारे ये विषुवत रेखा के सहारे धारा चलती है। उस धारा को हम पढ़ चुके हैं, फिर भी दोबारा लिख देते हैं, गिनी की धारा कहते हैं। ये गिनी की धारा किससे टकराती है? बेंगुला की धारा से टकराती है। तो अंगोला के निकट यहाँ पर बैंक बन जाता है, तो गिनी बैंक और अंगोला बैंक भी कहते हैं। तो यहाँ मछली उत्पादन का क्षेत्र हो जाता है, तब इसको कहते हैं गिनी बैंक कह देते हैं। तो गिनी बैंक मछली उत्पादन का क्षेत्र, रियो प्लाटा क्षेत्र मछली उत्पादन का क्षेत्र, और सर्कुलेशन में ब्राज़ील की धारा ये सर्कुलेशन में भाग नहीं लेती हैं। ये यहाँ जब टकराएगी तो क्या होगा? कोहरा उत्पन्न हो जाएगा। ये हो गया